एक गांव में चंद्रसेन और सुमन अपने छोटे बेटे टिंगू के साथ रहा करते थे। चंद्रसेन एक गरीब मजदूर होता है, वहीं सुमन एक अपघात में अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो चुकी थी, जिस कारण वो चल नहीं पाती थी। चंद्रसेन ही घर के आधे काम किया करता था। ये लो टिंगू और सुमन, तुम दोनों के लिए नाश्ता। और टिंगू बेटा, आज तुम्हारे लिए मैंने पूरी सब्जी बनाई है, और हाँ, सूजी का हलवा भी बनाया है, खा लेना पेट भर के। अरे वाह, सच में पापा, आप जैसा कोई नहीं है। सही कहा टिंगू ने। चंद्रसेन जी, आप सच में बहुत अच्छे और नेक दिल हो। आपने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा है और साथ ही हमारे टिंगू का भी ख्याल रखते हो। इतना तो आज के जमाने में कोई पति या पिता नहीं कर सकता। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हैं। हाँ पापा। धन्यवाद सुमन, धन्यवाद टिंगू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय चंद्रसेन तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद सुमन और टिंगू की दुनिया बुरी तरह उजड़ जाती है। उन दोनों के हाल बहुत बुरे हो जाते हैं। हे राम जी, ये क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? एक चंद्रसेन जी ही थे जो हमारा ख्याल रखते थे। अब क्या होगा? मैं ठहरी अपाहिज, मैं तो कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ। अब मैं टिंगू को कैसे संभालूंगी? क्यों गए आप चंद्रसेन जी? क्यों गए? संभालो अपने आप को माँ। माँ, आप चिंता मत करो। माँ, राम जी हमारी मदद जरूर करेंगे। वो हमें बुरी अवस्था में नहीं रहने देंगे। टिंगू मंदिर जाकर राम जी से प्रार्थना करता है और फिर घर लौटते समय उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो चलते चलते रुक जाता है। ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो यहीं आसपास से ही आ रही है, लेकिन कहाँ से? तभी टिंगू की नजर सामने के एक गड्ढे में जाती है, जिसके अंदर एक अजीब पोशाक पहने हुए एक आदमी फंस चुका था। टिंगू हैरान हो जाता है और जल्दी से एक मोटी रस्सी लाकर उस आदमी को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। रस्सी को पकड़कर वो आदमी टिंगू के हाथों ऊपर की तरफ खींचा जाता है। अरे धन्यवाद टिंगू, तुमने मेरी मदद करके बहुत बड़ा काम किया है। ये क्या? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और ये तुम किसी राजकुमार या शहजादे की तरह कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? मैं जादुई दुनिया का शहजादा हूँ और मैं धरती लोक पर सैर करने आया था, और शाम होने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। और तुमने मुझे शाम होने के पहले ही इस गड्ढे से बाहर निकाल दिया, वरना मैं इसमें ही फंस कर रह जाता। क्या? जादुई दुनिया के शहजादे? हाँ टिंगू, हाँ, मेरे पास जादुई शक्तियां हैं जो मेरी इस चड्डी में कैद हैं। और ये चड्डी भी ऊपर ही रह गई थी, जमीन पर। इसलिए मैं गड्ढे में फंस गया था, वरना मैं अपनी जादुई चड्डी के जरिए कब का ऊपर आ चुका होता। अच्छा, तो तुमने अपनी जादुई शक्तियों के जरिए मेरा नाम अपने आप पहचान लिया। वाह, वाकई में ये सब अविश्वसनीय है। हाँ टिंकू, न सिर्फ तुम्हारा नाम, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी कहानी जान ली है। तुम और तुम्हारी अपाहिज माँ, हाल ही में तुमने अपने पिता को भी खो दिया। हाँ शहजादे साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। उदास मत हो टिंकू, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी शहजादा अपनी जादुई चड्डी से वहां बाजार के सामने एक जादुई ढाबा प्रकट करता है और साथ ही टिंगू को एक जादुई जल देता है। अरे वाह, ये ढाबा! हाँ टिंगू, अब ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ढाबा है, एक जादुई ढाबा जिसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो बोलोगे वो खाद्य पदार्थ अपने आप तैयार हो जाएगा और तुम आसानी से पैसे कमा पाओगे।
वाह, ये तो गजब ही हो जाएगा फिर तो। हाँ टिंगू, और ये जादुई जल है। इस जादुई जल को पीने से तुम्हारी माँ के दोनों पैर ठीक हो जाएंगे और वो फिर से चल भी पाएंगी। जाओ, जाकर उन्हें ये जादुई जल पिला दो। धन्यवाद शहजादे साहब, तुम्हारे कारण आज हमारी जिंदगी से गम के काले बादल मिट गए हैं। सच में तुम्हारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टिंगू घर जाकर सुमन को वो जादुई जल पिलाता है, जिसे पीकर सुमन के दोनों पैर सच में ठीक हो जाते हैं और वो अपने दोनों पैरों के बलबूते खड़ी हो जाती है। वहीं अब दोनों माँ बेटे जादुई ढाबे में ढेर सारा खाना बेचकर पैसे कमाने लगते हैं और धीरे धीरे करके उन दोनों के जीवन से मुसीबतें कम होने लगती हैं। पूरे गांव में अब टिंगू और सुमन का ढाबा ही सबसे ज्यादा चलने लगा था। ये देखकर उनके ढाबे के सामने से ढाबे वाली दामिनी उनसे बहुत जलने लगी थी। 2 हफ्ते नहीं हुए यहाँ पर इन्हें ढाबा खोले हुए। इन दोनों के ढाबे ने तो बाकी सारे ढाबों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, लेकिन मेरे ढाबे की सिट्टी पिट्टी गुम नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों के ढाबे को तोड़ दूंगी और इन दोनों को यहाँ से भगा दूंगी। मेरी तरक्की के बीच में आओगे तो बहुत बुरा होगा। दामिनी रात के अंधेरे में चुपके से सुमन और टिंगू का जादुई ढाबा तोड़ने जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के बाद अचानक से दामिनी का ढाबा ही टूट जाता है और वहीं टिंगू और सुमन का ढाबा फिर से ठीक हो जाता है। ये अलौकिक और चौंका देने वाला दृश्य देखकर दामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने इस ढाबे को तोड़ा था और एक पल में ये ठीक भी हो गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा ढाबा कैसे टूट गया अपने आप? दामिनी बहुत हैरान रह जाती है, लेकिन वो अपने बुरे मंसूबे से बाज नहीं आती है। वो अगली रात फिर से उनके ढाबे में से जरूरी सामग्री चुराने आती है और चोरी करके ले जाती है। अब देखना, जब सामग्री नहीं होगी तो दोनों खाना कैसे बना पाएंगे। अब आएगा मजा। लेकिन तभी जब दामिनी अपने ढाबे में जाती है, तब वहां पर उसके ढाबे में से ही सारी सामग्री गायब हो जाती है। हाय दैया, ये सब क्या गोलमाल है? मैंने उनके ढाबे की सामग्री चुराई और मेरे ढाबे की सामग्री ही गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है भला? टिंगू और सुमन दोनों का ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है। दामिनी के ढाबे में कोई खाना खाने नहीं जाता था और इस वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। मैं जितनी चालें चल रही हूँ सब नाकाम होती जा रही हैं। लेकिन कैसे? ऐसा क्या है इस ढाबे में जो मेरी सारी चालें नाकाम हो जाती हैं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। आज तो मैं इस ढाबे को जलाकर ही रहूंगी। इसे जलाकर राख करके ही अब मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। हाँ। क्रूर दामिनी उस ढाबे को रात में जलाने जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसका ढाबा ही जल जाता है और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा ढाबा! अरे मैं तो इस ढाबे को जलाने आई थी। आग यहाँ लगाई, लेकिन लगी वहां पर मेरे ढाबे में। ये कैसे संभव है? तभी उस जादुई ढाबे में से आवाज आती है, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिली है दामिनी। तुम जानती नहीं, मैं एक जादुई ढाबा हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या? जादुई ढाबा? हाँ दामिनी, और अगर आज के बाद तुमने फिर से मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसका बुरा असर तुम्हारे ढाबे पर नहीं, सीधा तुम पर ही होगा। इसलिए भलाई इसी में होगी कि तुम मुझसे और मेरे मालिक और मालकिन से दूर रहो। नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास वापस। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मुझे माफ कर देना, गलती हो गई रे बाबा। दामिनी को उसके किए की सजा मिल जाती है
और उस दिन के बाद वो फिर से सुमन और टिंगू के जादुई ढाबे को कोई हानि नहीं पहुंचाती है और वो दोनों अपने जादुई ढाबे के जरिए बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और ढेरों पैसे कमाकर खूब आगे बढ़ते हैं। रचना की शादी मनोज से होती है। मनोज एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा होता है। ससुराल में रचना की सास मालती, ससुर नवनाथ और ननद पायल होते हैं। सभी रचना से खूब प्यार करते हैं और उसे अपने मायके की कमी जरा भी महसूस नहीं होने देते हैं। हैप्पी बर्थडे रचना, ये नेकलेस का सेट तुम्हारे लिए बेबी। जन्मदिन मुबारक हो बहू। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे ससुराल वाले मिले। आई लव यू ऑल। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से मनोज का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। उसे कंप्लीट बेड रेस्ट ही बताया जाता है। घर के कमाने वाले इकलौते बेटे के बेड पर आ जाने के कारण अब घर में आर्थिक समस्या शुरू हो जाती है। घर में तो अनाज का एक दाना तक नहीं बचा, और तो और बिजली विभाग वाले भी शाम तक बिजली काट जाएंगे क्योंकि बिजली का बिल भी नहीं भरा है। हे खाटू महाराज, ये कैसी विपदा आ गई हम पर। मेरा जवान बेटा अपाहिज हो गया। सब कुछ फिर से ठीक कर दो। माँ जी, आप प्लीज रोइए मत। मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे बचे हैं, मैं उन्हें खर्च कर देती हूँ और कोई जॉब भी ढूंढने लगती हूँ। रचना अपने पास पड़े कुछ पैसों को खर्च कर घर में थोड़ा बहुत राशन ले आती है और साथ ही बिजली का बिल भी भर देती है। वो लगातार 3 से 4 दिनों तक नौकरी ढूंढती है और उसे एक टूर्स एंड ट्रेवलर्स कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब घर में कमाकर खर्च करने वाली रचना ही होती है। रचना, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। माँ और पापा तो घर पर ही रहते हैं और पायल भी कॉलेज जाती है। सारे खर्च का लोड तुम पर ही पड़ गया है। अब तो मुझे माफ कर दो रचना, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। ऐसी बात मत करो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है। चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू रचना, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी हो। रचना बाहर काम करने जाती है, इसलिए उसकी सास मालती घर का सारा काम करने लगती है और उसे कोई भी काम करने नहीं देती। रचना बहू, ये ले थेपले बनाए हैं आज, ठीक से खाकर आना। थैंक यू माँ जी। वेलकम बहू। और तू पायल, तू भी ले ले अपना टिफिन। ऐसे ही 1 से 2 महीने बीत जाते हैं। एक रोज, भाभी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब वो कॉलेज की पिकनिक जा रही है ना, इसलिए। अरे पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी पिछले हफ्ते ही मैंने घर में राशन लाया है। मैं कमाने लगी नहीं कि तुम्हारे ये फालतू के खर्चे शुरू हो गए। अपने भाई को तो कभी नहीं परेशान किया इन सब खर्चों के लिए, लेकिन भाभी का गला पकड़ने आ गई। लेकिन रचना बहू, बस कीजिए माँ जी, आप भी कुछ कम नहीं हो। दिन रात कुछ ना कुछ बनाकर ठूसे जा रही हो। अरे मैं अकेली कमाने वाली हूँ इस घर में, आप लोगों का क्या है? घर में बैठकर बस ठूसना है, और क्या। सबको रचना की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि घर में खर्च करने वाली तो अब केवल रचना ही होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, रचना का घमंड और गुरूर बढ़ने लगता है। एक रात जब अचानक से उसकी सास मालती की तबीयत खराब हो जाती है, तभी ये क्या नौटंकी चल रही है आपकी माँ जी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब आप बस नाटक कर रही हो। आपको अगर काम नहीं करना तो साफ साफ कह दो ना, ये नाटक क्यों कर रही हो? ऐसा मत बोलो बहू, मैं सच में बीमार हूँ। इतने दिनों से मैं घर के सारे काम कर ही रही हूँ ना। हाँ, अब आप तो बिस्तर पकड़कर बैठ गई, बाकी के सारे काम करने में बैठी ही हूँ ना यहाँ। आपकी बेटी को तो पढ़ने लिखने और घूमने फिरने के अलावा और कुछ आता नहीं। रहने दो पापा जी, आप तो कुछ बोलो ही मत। दिन भर काम करके आई हूँ मैं कुछ नहीं बनाने वाली खाने को, और ना ही पैसों को वेस्ट करके कुछ बाहर से ऑर्डर करूंगी। रहो आप सब भूखे। रचना, ऐसा मत करो, प्लीज कुछ बना दो या फिर मंगवा दो। माँ को बीपी की गोलियां खानी होती हैं। मुझे भी डॉक्टर ने खाली पेट दवाई खाने से मना किया है। ना मेरे पास अब ज्यादा एनर्जी बची है, और ना अभी मैं तुम जैसों पर कोई पैसे बर्बाद करूंगी। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन रचना,
रचना सबको भूखा छोड़कर सो जाती है। उसने बाहर से ही नूडल्स खा लिए थे, जिस कारण उसे कुछ भूख नहीं लगती। दिन ब दिन रचना का ये बुरा बर्ताव बढ़ते ही जा रहा था। रचना, आज डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है, जाएंगे ना हम? ओफो, पापा जी क्या यहाँ मक्खी मारने बैठे हैं क्या? मैं अगर तुम्हारे साथ आ गई तो मेरे ऑफिस का काम कौन करेगा? खुद तो बैठ गए हो बिस्तर पकड़ के और यहाँ मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। मनोज फिर से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप रचना की बात सुन लेता है। ये रचना बहू जब से पैसे कमाने लगी है तब से तो इसके हाव भाव काफी बदल से गए हैं। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ माँ, भाभी का ये अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। भैया के दिल पर क्या बीत रही होगी इन सब से। बेचारा हमारा मनोज खुद को कितना कोस रहा होगा इस वक्त, जबकि इस सब में उसका कोई दोष नहीं है। एक दिन अचानक से रचना की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण वो ऑफिस नहीं जाती और घर में ही रहती है। तभी मालती उसके लिए काढ़ा बनाती है। ये लो बहू, ये काढ़ा पी लो, बहुत असरदार है ये। इसे पीते ही तुम्हारी फुर्ती लौट आएगी और तुम बहुत तंदुरुस्त हो जाओगी। ठीक है माँ जी। पायल दिन भर रचना के पास बैठकर उसकी देखरेख करती है। नवनाथ उसके पसंदीदा बुढ़िया के बाल लाता है। देखो भाभी, पापा ने आपके पसंदीदा बुढ़िया के बाल लाए हैं। है ना एकदम मस्त? वाह, इन्हें खाकर तो मेरी सारी बीमारी ही दूर हो जाएगी। हाँ रचना बहू, यही तो हम सब चाहते हैं। रचना का अपाहिज पति मनोज भी उसकी फेवरेट किताब उसे पढ़कर सुनाता है। इस सब से रचना को बहुत अच्छा लगता है और वो बाद में अकेले में खुद से ही कहती है, कितनी गलत थी मैं। कमाने क्या लग गई, सबका प्यार ही भूल गई। इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी सबने बीमारी में मेरी इतनी देखरेख की। सारे गिले शिकवों को दूर रख के मुझसे इतने अच्छे से पेश आए। मैंने सबका दिल दुखाया है अपनी बुरी हरकतों से। मुझे सबसे माफी मांगनी होगी। रचना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फौरन उठकर सबसे जाकर माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आप तीनों। मैंने ना चाहते हुए भी गुस्से में और पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड से आप तीनों को क्या कुछ नहीं सुनाया। लेकिन मेरे बीमार पड़ने पर आप तीनों ने सारे मन मुटाव को साइड में रखकर मेरी कितनी देखरेख की। रचना, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बोला, वो सब गुस्से में बोला। और बड़े अगर छोटों की गलतियों को माफ करके उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका नहीं देंगे तो और कौन देगा? थैंक यू माँ जी। इस तरह सभी रचना को माफ कर देते हैं। मनोज का इलाज लंबे वक्त तक चलता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर से काम करने लगता है। और साथ ही रचना भी काम करना जारी रखती है और सभी हंसी खुशी से यूं ही जीवन बिताते हैं।